है, और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी, और ये एक कॉमन पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो मतलब 15% ऑल इंडिया का जो कोटा है उसकी काउंसलिंग, और 85% सेंट्रल इंस्टीट्यूट लाइक एम्स, जिपमर, BHU, AMU, इन सब की जो अलॉटमेंट है वो आपकी MCC काउंसलिंग के थ्रू जब आपका रिजल्ट है, ठीक है। सिमिलर वे में डेंटल भी इसी से जाएगा। वेटनरी की जो आपकी काउंसलिंग है वो जाएगी आपकी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के, उसका एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, और देयर इज नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन। 15% सीट्स यहाँ पर जाएगी आपकी ऑल इंडिया बेसिस पे, और 85% आपका जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसके लिए काउंसलिंग करेगा। सिमिलर वे में BMS आयुर्वेदा, BHMS होम्योपैथी और BMS यूनानी, इन तीनों की काउंसलिंग करता है AAA, ठीक है। तो 15% यहाँ पर भी आपके ऑल इंडिया से जाएगी, और रेस्ट 85% फीस यहाँ पर जाएगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट की काउंसलिंग पर। और MCC सेंट्रल इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग, जैसे BHU है, जिपमर है, इसकी काउंसलिंग करता है किससे, नर्सिंग के, लेकिन इसमें सिर्फ होती फीमेल एलिजिबल, मेल इसमें यहाँ पर एलिजिबल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोमिनेंट कॉलेजेस। हम बात करते हैं सबसे पहले एम्स, ठीक है। इस समय पे दिल्ली एम्स के अलावा 20 एम्स और ये 20 एम्स इस समय पे सबसे तेजी से उठने शुरू हो गए। क्यों उठने शुरू हो गए हैं, उसकी मेरिट्स देखो। सबसे पहली लो फीस, 6,500 रुपये फीस होती है यहाँ पर, 5 साल। आप LKG UKG में जाते थे ना, उस समय भी इससे ज़्यादा फीस लगती है। दूसरा, नो एप्लीकेबल बॉन्ड्स, मैक्सिमम जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, जैसे यूपी के अंदर कोई कॉलेज आपने लिया है तो उसमें 2 साल का आपको रूरल बॉन्ड करना पड़ता है। राजस्थान में अगर किसी ने लिया है तो राजस्थान में बॉन्ड करना पड़ता है। बिहार में कोई बॉन्ड नहीं है, झारखंड के अंदर बॉन्ड है, आपका वेस्ट बंगाल के अंदर बॉन्ड है, तमिलनाडु के अंदर 5 साल का बॉन्ड है, हरियाणा के अंदर आपका 7 साल का बॉन्ड है। तो बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब आपका MBBS का कोर्स खत्म होता है और आपको अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट चाहती है कि आपके गांव में जाकर के सर्विसेज देनी पड़े, तो या तो आप जाओगे या फिर आपने जो बॉन्ड इम्प्लीमेंट किया है वो आप पैसे दोगे। बात आ गई ना? तो वो एप्लीकेबल आपको दिख रहा है बोर्ड में, ये नो एप्लीकेबल बॉन्ड्स आर एप्लीकेबल इन स्टेट। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक क्या होता था, 2 साल पहले तक लोग स्टेट की कैपिटल्स को पसंद करते थे, लेकिन 2021 के बाद से मैक्सिमम बच्चों ने एज को इसलिए पसंद किया क्योंकि 22% का IP आया है। व्हाट इज IP? IP मीन्स इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस। अब इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस कैसे काम करता है, एक मैं रफ एग्जांपल बताता हूँ। 10 फीट आपकी MD मेडिसिन की है, एम्स के अंदर है ना, 10 सीट्स MD मेडिसिन की हैं, उसमें से 5 या 4 सीट्स आपकी जनरल में, 2 या 3 सीट्स आपकी OBC की हैं, 1 या 2 सीट्स आपकी EWS की है, और 1 सीट आपकी ST और SC की है। ये मैंने हाइपोथेटिकल बनाया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस कैसे काम करता है वो मैं आपको फ्लो करके समझाता हूँ। क्या हटा दूँ? ये तो समझ आएंगे ना, डर ही नहीं है ना अपने पास। तो मेरे क्या बोर्ड की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है, तो बड़े बड़े लिखता हूँ। तो पहला बच्चा मान लो एम्स का है जिसकी फर्स्ट रैंक आई, दूसरा बच्चा बाहर का है, ओ कर दिया मैंने आउटसाइडर, तीसरी रैंक वाला भी ओ है, फोर्थ रैंक वाला भी ओ है।
अब 4 सीटों पे मेडिसिन की सीट खत्म हो गई, तो इन चारों बच्चों ने जनरल मेडिसिन उठा ली। 5वां बच्चा अगर एम्स का है तो उसको वो सीट मिल जाएगी, लेकिन अगर वो आउटर है तो उसको वो सीट नहीं मिलेगी। अब अगला बच्चा मान लो आया 21वीं रैंक में, वो एम्स का बच्चा, तो उसको ये वाली सीट जो बची हुई थी इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस वाली वो मिली, जबकि 6ठी रैंक वाला, 7वीं रैंक वाला, 8वीं रैंक वाला, 9वीं रैंक वाला, 10वीं रैंक वाला उसको वो सीट नहीं मिली। तो ये आईपी यहाँ पर काम की 800 रैंक पे पीजी में एम्स के अंदर आईपी कोटे के तहत ईएनटी मिल रही है, जो पहले 100 रैंक पे भी। तो इसलिए बच्चों ने एम्स की तरफ रुख किया। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर जो आईपी काम करता है वो पर्टिकुलर उसी एम्स में काम करेगा। आप एम्स पटना से किए हो तो आपको दिल्ली के अंदर का आईपी नहीं मिलेगा, दिल्ली एम्स वाला आईपी नहीं मिलेगा, वो काम करेगा आपका एम्स पटना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है कि यहाँ पर वो बच्चा मान लो 2000 रैंक में भी है और पहला बच्चा है वो, तो उसको वो सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों को पिछले साल मैंने खुद ने बोला कि मैंने कहा आप ये वाले कॉलेजेस को लो, तो 1000 के अंदर अंदर ये सारे कॉलेजेस में लोगों ने KGMC छोड़ दिया, SMS जयपुर छोड़ दिया, जो पहले बच्चे उठाते थे वॉलेंटियर, क्योंकि ये फायदा हमने देखा उस चीज में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, नॉन एप्लीकेबल बॉन्ड, फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा, सब जगह पे जिमखाना है, बैडमिंटन टेनिस के कोर्ट्स हैं, कई जगह पे स्विमिंग पूल्स भी हैं, जो नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं है, और वो भी तब 6,500। ठीक है, तो इसलिए एम्स सबसे पहले आया। अब हम दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। जिमखाना, दूसरे नंबर पे जो बच्चों की चाह होती है, पर्टिकुलरली हम अगर बात करें तो नॉर्थ इंडियंस में तो नहीं, लेकिन साउथ इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल्ली एम्स छोड़ करके भी दिल्ली में लेते हैं। 3 बच्चों ने एक साल किया है, देखना अगर आप अलॉटमेंट देखते हैं। 4th रैंक वाला जो बच्चा था ना, जिसकी AIR 4th आई थी, उस बच्चे ने भी दिल्ली एम्स छोड़ा। क्यों छोड़ते हैं वो? कि यहाँ पर भी सेम वही जो एम्स में बेनिफिट है, आईपी लगता है पहली चीज, और जिम्पर के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट के तहत सबसे ज़्यादा पीजी की सीट। दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अभी भी कमा रही है, नीचे चला जाता है बार बार। रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है, आईपी है, 350 सीट्स हैं यहाँ पर, 2 जगह पे कैंपस हैं, पॉन्डिचेरी कैंपस एंड कराईकल कैंपस। कराईकल अभी नया बना है, 2016-17 में ही बना था, और पॉन्डिचेरी कैंपस तो आपका बहुत पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो सेकंड नंबर पे बच्चों की चॉइसेस ये हुई। इसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा MCT काउंसलिंग, 100% फीस यहाँ पर भी इसी से नहीं। थर्ड कॉलेज आता है हमारा CMC वेलोर। अब CMC वेलोर में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है कि इसके लिए आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा, वो जैसे आएगा मैं आपके नोटिस बोर्ड पे लगवा दूंगा, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही करना है। फॉर्म अप्लाई के बाद में जैसे आपका रोल नंबर आ जाता है, एडमिट कार्ड आएंगे जब, तो ये आपको उस साइट पे जाकर के
इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर रिजल्ट आ जाता है तो अपनी रैंक और स्कोर इसको फिर करना है। यहाँ तक तो आपको CMC फेलो की साइन करना है। इसके बाद में आपको सेपरेटली अप्लाई करना है तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल कमेटी। अब यहाँ क्यों करना है जब सब काम यहाँ पर हो रहे थे? ये कॉलेज पढ़ता है तमिलनाडु में, है ना। जितने सोसाइटियल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनकी सबकी काउंसलिंग जो है वो उस स्टेट की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी करती है। लेकिन यहाँ एलिजिबल वही होगा बच्चा जिसने ये यहाँ पर किया हो। अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं की है ना, ऑल्दो आपका फर्स्ट टाइम भी तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो अप्लाई मतलब आ जाओ, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, उसके बाद में आपने ये कर दिया। अब ये शॉर्टलिस्ट करेगी। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 15 सीट्स अवेलेबल है ऑल इंडिया कोटे में, और रेस्ट 85% सीट्स हैं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में। कोई है यहाँ पर बच्चा क्रिश्चियन? खड़ा हो एक बार, अगर कोई क्रिश्चियन बच्चा हो तो। नहीं कोई। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटीज में ये होता है कि उनका चर्च स्पॉन्सर करता है। भारत के अंदर तकरीबन 90 से 100 तरह के अलग अलग चर्च हैं और हर चर्च के पास 1 या 2 सीट्स को स्पॉन्सर करने का राइट है। तो कई बार ऐसा होता है कि ये कट ऑफ तो गया, तो चर्च के द्वारा जो स्पॉन्सर बच्चा है इनको भी एडमिशन मिलता है। क्या है ये? और पर्टिकुलरली हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ के जो चर्च स्पॉन्सर कर रहे हैं उन बच्चों को ये बेनिफिट, ठीक है। तो ये एडमिशन प्रोसेस है। यहाँ पर भी आपको 50% का इंटरनल पोस्ट ग्रेजुएशन में रिजर्वेशन मिलता है, तो बच्चे इसलिए भी इसको ऑप्ट करते हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट कॉलेज आता है, बेटा बीच में बातें मत कराओ, वो करेंगे ना अभी काउंटर डिस्कशन, मजा आएगा उसमें। पहले वाले में तो मैंने इसीलिए ज़्यादा टाइम दे दिया। एफएमसी पुणे का एडमिशन प्रोसेस सबसे अलग है। क्यों सबसे अलग है? कि कोई फॉर्म नहीं भरना पहले से, लेकिन जब हम काउंसलिंग ये वाला फॉर्म भरते हैं तो हमको उसमें एफएमसी की चॉइस पे ईयर मार्क करना होता है, मतलब विलिंगनेस शो करनी है। विलिंगनेस देनी पड़ेगी। विलिंगनेस किस तरह से देनी पड़ेगी कि हम भी एफएमसी में अप्लाई करना चाहते हैं। उसमें 12-13 चॉइसेस होती हैं। एज के लिए अप्लाई करना है, दिक्कत के लिए अप्लाई करना है, 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए अप्लाई करना है, ESI कोटे के लिए अप्लाई करना है, नर्सिंग के लिए करना है, DMT के लिए करना है ना। तो उसी तरह से एफएमसी के सामने भी हमको अपनी विलिंगनेस को यस करना है। अब विलिंगनेस तो हमने यस कर दी, लेकिन सीट्स कितनी हैं? 150। अब विलिंगनेस अपनी करी मान लो 10,000 बच्चे, तो 10,000 में से 150 का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो ये लोग क्या करते हैं, 10 to 15 टाइम्स बॉयज को और 10 to 15 टाइम्स गर्ल्स। अगर हम उस तरह से बात करें तो 1400 के करीब बॉयज और 400 के करीब गर्ल्स। ये कॉलिंग होती है इसके लिए, टोलर के लिए। ठीक है, टोलर के लिए होती है। टोलर क्या है? टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। क्या तक समझ में आया? बता दूं? जो टोलर है, टोलर के अंदर 80 क्वेश्चन आएंगे आपके, विच कंप्राइज ऑफ लॉजिकल, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, है ना, और
और इंग्लिश। ये पेपर हो गया। ये पेपर जैसे ही खत्म होता है अगेन पैट अप्लाई फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसके अंदर आपको सिचुएशन दी जाती है ना, कि आप अगर ऐसे होते तो क्या करते। बहुत सारे मैंने पैट दिया था जब, तब उसमें एक क्वेश्चन था कि आप रोड पे जा रहे हो और आपको एक बीमार सा कुत्ता दिखा तो आपने क्या किया। तो जाहिर है सबकी सब 90% लोग यही लिखते हैं कि मैंने उसको उठाया और रोड के उधर रखा, है ना, जबकि 90% लोग ये काम करते ही नहीं है, कोई नहीं करता, सीधे चले जाते हैं। तो वही ईमानदारी यहाँ पर देखी जाती है कि आपने उस चीज़ में कितना सही आंसर दिया है। पता है क्यों? आपको आगे मैं बताता हूँ क्या होता है। ये आपने लिख दिया कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, ठीक है, अच्छे अच्छे आंसर लिख दिया आपने, जबकि आपको कोई बैट के अंदर आपसे कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक जगह पे ये पूछा जाएगा, दूसरी जगह पे कुछ और पूछा जाएगा, और वो दोनों सेम बहुत रेयरली मिलेंगे। आप तो टाइम लिमिट कम है ना, इसलिए समझ नहीं पा रहे हो उस चीज़ को कि वो पूछ क्या रहा है, और आप आंसर क्या दे। आप तो अच्छा आंसर दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। अब पैट भी हो गया, उसके बाद में इंटरव्यू। इंटरव्यू में ये पैट का एक स्कोर कार्ड और आपके क्वेश्चंस ले करके वो लोग बैठे रहते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। अब यहाँ आप कुछ और बोल रहे हो, वहाँ पर आप कुछ और करके आए, वहाँ पर पकड़ लिया जाता है कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है, और झूठ की वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। मैं आपको फिर बताऊँ, आप जो हो जैसा कि वैसे आंसर, इसके नंबर आपके बहुत ज़्यादा एक ऐड किए, ठीक है। और इंटरव्यू के बाद में अभी मेडिकल एग्जामिनेशन। आपके यहाँ पर मेन नीट के स्कोर में मान लो 720 में से 700 नंबर पे आए हैं, लेकिन अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको समझाऊं। किसी बच्चे के मान लो 680 नंबर है, जिसने अप्लाई किया नीट के, टोलर के अंदर उसने 80 में से 60 नंबर लेकर आया, है ना। तो इसका टोटल कितना हुआ? 700, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यही है ना। यस सर। और ये मिला करके हो गया आपका 800। 720 तो इधर से आया था और 80 इधर से आया, तो 740 को मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो कितना होता है? शाबाश, पक्का यही होता है? यस सर। 185 आउट ऑफ 200, दोनों चीजें 4 टाइम्स डिवाइड कर दी। इंटरव्यू के अंदर 50 मार्क्स का होता है, और उसमें मान लो आपके है 40। तो ये आपके हो गए 250। इसके बेसिस पे आपका रैंक बनाया जाएगा, और उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। लेकिन यहाँ पर भी आपके इतने अच्छे मार्क्स आ गए और आप मेडिकली एडमिट हो, तो फिर आपका एडमिशन। तो आपके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? ये, क्योंकि मेजर पोर्शन इनसे कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर कैसा परफॉर्म करते हैं वो आपको पता चलेगा, ठीक है। ज़्यादा अंतर नहीं आता कोई, क्योंकि आगे वाले मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, इसकी 2 से 3 टाइम्स वेटिंग क्लियर हो जाती है। ये एक फायदा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये कम्प्लीटली फ्री है। 7 इयर्स का अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यहाँ पर पूरा कर लेते हो, तो आपके लिए इंटरनेट पीजी भी खुल जाती है,
जो ये 50% सब रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन। और दूसरा जो एप्लीकेबल बॉन्ड है यहाँ पर 60 लाख है। मतलब आप बीच में अगर छोड़ोगे ना तो आपको ये पैसे देने हैं। इसलिए भी बच्चे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो प्रोमिनेंट कॉलेजेस अपन ने ऑलरेडी ले लिए सारे, 4 जो थे, बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में सेम होता है, सब चीज़ें कोई अंतर नहीं है। कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर या मदर PSI के अंतर्गत आते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ESI, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। मतलब कोई ऐसा बच्चा है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर प्राइवेट कहीं पर काम करते हैं और उनकी सैलरी 25,000 रुपये से कम है। अगर कोई भी है प्राइवेट फर्म में या प्राइवेट किसी जगह पे काम करता है, तो एक और इसमें कोटा होता है ESI का। ये 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं और इसकी कट ऑफ पिछले साल थी, यहाँ पर MBBS नहीं आ रहा, नॉर्मल MBBS आपका 22,400 से खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ अगर ये कोटा किसी के पास है तो उसको 84,000 रैंक। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई बच्चा है गवर्नमेंट जॉब में तो बेटा 25,000 रुपये किसी नहीं, उसमें क्या होता है ESI के अंतर्गत उसका अंशदान करता है, मतलब एम्प्लॉयर मिलाता है पैसा और एम्प्लॉय मिलाता है, दोनों मिलाते हैं। मान लो जैसे 400 रुपये ये मिला रहा है तो 400 रुपये ये भी मिल जाएगा, तो दोनों का मिला के 800 रुपये इसमें जाता है, तो उनको ये बेनिफिट है। एम्प्लॉय इंश्योरेंस नहीं है, कोई बात नहीं, समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी काउंसलिंग पे, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन आते हैं। वेटनरी की पूरी तरह से वेटनरी की जो काउंसलिंग है वो BBSC या वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है 15% सीट्स के लिए, और 85% के आपका स्टेट कोटा करता है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक और इसका AAC करता है 15% का ऑल इंडिया पे, और नर्सिंग का आपका वो करता है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम हम जो देखते हैं वो है अभी CUET जो 2021 में था वो था सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसमें सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी। लेकिन इस साल क्या हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ में स्टेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी आ गई, तो जो सेंट्रल था उसका नाम अब हो गया कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। इसके अंदर अभी 90 के ऊपर यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। बेसिक साइंसेस में प्योर साइंसेस में, इंटीग्रेटेड कोर्सेज में। ठीक है, इसका एग्जाम भी आपका नीट के बाद में है, तो आप चाहें तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं माइक्रोबायोम, बायोटेक, बायोकेम और इन्वायरमेंटल साइंसेस, बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये मेन कोर्सेज हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं सारे। तो जैसे भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, ये सब इसमें पार्टिसिपेशन है। फिर आता है नेक्स्ट रिसर्च। इसका भी मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, आपके देखा होगा। नेक्स्ट रिसर्च ये 2 जगह पे है, भुवनेश्वर और मुंबई। ये 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं प्योर साइंसेस में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंप्लीटली रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है।
मतलब यहाँ पर क्या होता है, जिस तरह से अपन क्लास में बैठे ना, ऐसी कोई क्लास नहीं होती। यहाँ पर होता है जैसे आप 3 हो या आप 2, इनको मिला करके हमने प्रोजेक्ट दे दिया, यू शुड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट आप 2 दिन में भी पूरा कर सकते हो, आपसे 2 महीने में भी, मतलब आपको उसके ऊपर काम करना है। तो कंप्लीटली R&D पे बेस्ड के सारे प्रोग्राम। यहाँ पर 6000 रुपीज़ पर मंथ आपको पढ़ते समय मिलता है, मतलब 70-72 हज़ार साल में। तो आप पढ़ रहे हो तो कहीं पर भी पढ़ते पढ़ते पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि इनको बेसिकली इस कोर्स के जरिए साइंटिस्ट तैयार करते हैं जो आगे जा करके, भाई देखो सभी अगर डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो उनको पढ़ाने कौन आएगा? पढ़ाने के लिए IISER होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, IISc होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, लेकिन दोनों में आपके 12th में मैथ्स चाहिए होती है। और यहाँ बायो और मैथ्स दोनों बच्चा एलिजिबल, बायो वाला भी एलिजिबल, मैथ्स वाला भी। यहाँ पर आपके लिए 12th में मैथमेटिक्स चाहिए होती है, तो इसलिए वो बच्चे अप्लाई नहीं करते। ये सब बेसिकली जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, लेबोरेटरीज हैं, उसमें जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको बनाने के लिए ये 2021 वाला बच्चा एलिजिबल है, 2021, 22 और 23 जिसने 12th किया। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं ICR पे। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी सारे 4 ईयर के डिग्री प्रोग्राम्स हैं। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, बायोटेक एंड एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग। एग्रीकल्चर का तो सबको पता ही है, तो उसमें बताने की जरूरत है। ये होता है सिल्क वॉर्म रियरिंग, रेशम पालन जो होता है ना, उसके रिलेटेड। हॉर्टिकल्चर होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए। फिशरीज होता है मत्स्य पालन, हिंदी में बोलते हैं फिशरीज, है ना। बायोटेक्नोलॉजी, जीनोम टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारा इसमें आएगा। और एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव मार्केटिंग में फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, उसकी मार्केटिंग करना, रूरल बैंक हैं उसके अंदर काम करते हैं जो लोग, वो सारे आते हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट भी आ गया है, आपके नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले है। ठीक है, तो ये 4 ईयर्स के कोर्सेज हैं। इसमें भी अगर बच्चा दूसरे स्टेट में जाकर के एडमिशन लेता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बिहार का है और वो तमिलनाडु में जाकर के एडमिशन ले रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली 5000 से 6000 की कॉन्टिजेंसी ग्रांट मिलती है पढ़ते पढ़ते। और ये भी सब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। लास्ट आता है आपका नए वाले बच्चों के लिए, और काफी अच्छा है वो। नर्सिंग में से फीमेल एलिजिबल और पैरामेडिकल के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों एलिजिबल। तो इसके अंदर जो कोर्सेज आते हैं अच्छे, वो है ऑप्टोमेट्री, MRT, रेडिएशन टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MOT, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बहुत सारी हैं, OTT है, तकरीबन 17-18 तरह के अलग अलग कोर्सेज हैं। और ये सारे के सारे अलग अलग एम्स के अंदर कंडक्ट होते हैं। 4 ईयर्स के सारे कोर्सेज हैं, 4 ईयर्स के। और मैंने अभी तक जितने भी बच्चों का देखा है, इनका सबका 100% प्लेसमेंट है।
जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, मैक्स है, अपोलो है, ये सारे यहाँ के बच्चों को उठा देते हैं 3rd ईयर में या 4th ईयर। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसका 3rd जून का एग्जामिनेशन डेट है, आपके नीट के बाद ही है, तो चाहे आप लोग इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पिछली बार जो बच्चों ने बोला था कि DU के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं और IPU के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसका बाइफर्केशन कैसे होता है। तो UG के अंदर हम बात करते हैं अगर, तो UG के अंदर 15% ऑल इंडिया कोटा लगता है, वो सभी जगह लगता है, और 85% कोटा लगता है जिन बच्चों ने 11th और 12th दिल्ली से किया हुआ है ना। लेकिन जब ये बच्चे UG कंप्लीट कर लेते हैं तो PG में जब जाते हैं ये, तो वहाँ पर ये कोटा 50-50% होता है। ठीक है, मतलब UG के समय पे ये 15% 15 विद्यार्थी है, और PG के समय पे ये जाकर के 50-50%। इसका क्या फायदा होता है कि मान लो अभी मेरा रैंक इतना अच्छा था कि मैं 15% में गया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर जाकर के मैं उतना अच्छा नहीं पढ़ पाया है या कोई भी कारण रहे, तो 15% में तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मेरी रैंक उतनी है कि मैं 50% आ। दूसरा, यहाँ जो लेडी हार्डिंग है ये अकेला गर्ल्स के लिए होता है UG में, लेकिन PG में यहाँ पर बॉयज़ के आता है। PG के अंदर गर्ल्स और बॉयज़ का रिजर्वेशन लगे रहता है। ठीक है। सिमिलर वे में IP यूनिवर्सिटी जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली की, इसके अंतर्गत VMMG अटल बिहारी वाजपेयी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, BSA और HMS, इसका भी सेम यही क्राइटेरिया लगता है। लेकिन ये वाला बच्चा इधर एलिजिबल नहीं होता और ये वाला बच्चा इधर एलिजिबल, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी का है। हाँ, ये है कि AIQ में दोनों बच्चे मूवमेंट कर सकते हैं, इधर वाला बच्चा भी इधर कर सकता है और उधर वाला भी इधर कर सकता है। लेकिन जो DU कोटा है या IPU कोटा है, ये इंटरचेंजेबल है। DU वाला बच्चा DU कोटे में जाएगा, IPU वाला कोटा IPU में। कोई बच्चे के फादर आर्मी में है, आप खड़ा करो, हाँ, और आगे तो बेटा आर्मी के अंदर ये पढ़ने के लिए ये वाला कोर्स आर्मी पर्सनल के लिए, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, 3,20,000 रुपये की फीस होती है, और इसके लिए आपको IPU का रजिस्ट्रेशन 100% करना होगा। बाकी सब बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो ACMS वाला बच्चा है, मतलब आर्मी वाला बच्चा है, इसके लिए IPU का रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेटली करना होगा। ठीक है। अब